हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मुझे पता है आप सब लोग अपने अपने घरों में बरसात का आनंद ले रहे हैं। और देखो ना, आज तो कितनी तेज बारिश हो गई है। वाह, मज़ा आ रहा है बारिश हो गई, एकदम ठंडा हो गई है। बरसात की वजह से सब तरफ मैदान हरे भरे हो गए हैं। बहुत देखने में आनंद आ रहा है। कोई बच्चे तो क्या कर रहे हैं, कागज़ की नाव बना के उसमें तैरा रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं पानी में। बहुत मज़ा आती है। कोई कोई तो अपनी छतों पे खूब भीग रहे हैं पानी में। बहुत मज़ा आता है। इसलिए ये मौसम सबको पसंद आता है, क्योंकि चारों तरफ पत्तों की, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं ना, उनकी धूल झड़ जाती है या धुल जाती है, तो सारे पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं और तरह तरह की नई वनस्पति उग जाती है। तो इस तरह से वर्षा के ऋतु का हम आनंद लेते हैं और पूरे साल उसका इंतजार भी करते हैं। चलिए, ये तो हो गई भाई बरसात के मौसम की बातें। अब हम अपनी पढ़ाई की भी बातें कर लें। देखो, आज हम आपको पाठ 2 उपसर्ग और प्रत्यय है हमारे पाठ का नाम, लेकिन जिसमें हम सिर्फ आपको आज उपसर्ग समझाएंगे। इसके पहले हमने आपको पाठ 1 वर्ण विच्छेद समझाया था। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए कौन जवाब देता है। वर्ण की क्या परिभाषा होती है? बताइए, आप में से कौन बताएगा? मैं सुन रही हूँ, बताओ आप। वर्ण की क्या परिभाषा होती है? आ रही है आप सब लोग को? मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आपको वर्ण की परिभाषा आती है। वर्ण किसे कहते हैं? लिखित भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं करते हैं। आप सबको ये परिभाषा आती है। इसी तरह से आज हम ये लेसन समझेंगे उपसर्ग। 2 पार्ट में, लेकिन हम एक ही हिस्सा आज समझेंगे। तो क्या है, पहले हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ, आपसे पूछ रही, बताइए आप सब लोग, कौन बताएगा कि उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है? मैं सुन रही हूँ, आप जल्दी जल्दी ध्यान करके बताइए, क्योंकि ये परिभाषा आपने 6th में भी पढ़ी, 7th में भी पढ़ी और 8th में भी पढ़ी। लेकिन अब मुझे देखना है किसकी किसकी मेमोरी अच्छी है। सुनाइए। चलिए, आपको आ रही है परिभाषा और हमने सुन भी ली। अब देखिए, मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा बता रही हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब मैं दूसरी भाषा में आपको सरल भाषा में बता रही हूँ कि ऐसे शब्दांशों को जो मूल शब्द में के प्रारंभ में, आदि में लग करके उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसके देखिए, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? देखिए, उपसर्ग के भेद होते हैं, ध्यान से देखिए, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है आपका संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग और नंबर 3 है उर्दू के उपसर्ग। 3 तरह के हमारे उपसर्ग होते हैं और इन उपसर्गों को पहचानने के लिए सबसे बड़ा मैं आपको मूल मंत्र बता रही हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय को हम कैसे पहचान सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने के लिए सबसे ध्यान से समझने वाली बात है मूल शब्द को समझना। जिस भी बच्चे को अगर मूल शब्द समझ में आ रहा है तो वो आसानी से उपसर्ग को अलग कर देगा और वो प्रत्यय को भी अलग कर देगा। प्रत्यय के बारे में हमको समझना है कि प्रत्यय जो होता है ना, हमेशा शब्द के अंत में होता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले होता है। तो पहले हम आज के दिन से उपसर्ग समझेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है कार। कार ये एक मूल शब्द है, आपको पता है कार एक वाहन का नाम है। लेकिन अगर इसके आगे हम आ लगा दें तो ये हो गया हमारा आकार। आगे हम इस कार के आगे सा लगा दें तो ये हो गया हमारा साकार। इस तरह से ये मूल शब्द है और ये है आपके उपसर्ग। अगर इन आ और सा को अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस तरह से जब भी उपसर्ग मूल शब्द से जब अलग हो जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम ध्यान से समझेंगे कि ये उपसर्ग दिए गए हैं, इधर उपसर्ग दिया गया है और आपको कैसे समझना है। ध्यान से आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं सुन रही हूँ कि कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। तो ध्यान से समझिए। देखिए,
अधि, अप, अध, कु, दु, भर, ना, बद, खुश, ला, हम। फिर से एक बार बोलेंगे हम। अ, अधि, अप, अध, कु, दु, भर, ना, बद, खुश, ला, हम। आगे देखेंगे निर, दुर, सम, प्रति, ये उपसर्ग है। अब ये जो आपके उपसर्ग हैं, इनको ये समझना है हमें आपको कि ये जो उपसर्ग अगर ये शब्दों से अलग कर दिए जाएंगे, ये दिया गया लाइन बना के, तो इन उपसर्गों का कोई भी अर्थ नहीं है। ये अगर इनको अलग कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है स्वतंत्र रूप से। लेकिन यही उपसर्ग जब इन शब्दों में जुड़ जाएंगे तो ये इन शब्दों में अलग अलग परिवर्तन कर देंगे, इसलिए इनको उपसर्ग कहते हैं। कि जैसे क्या करते हैं ये उपसर्ग कि किसी भी शब्द के आदि में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में जब परिवर्तन ला देते हैं, बदल देते हैं उसके अर्थ को, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए, ये दिया है अ से अनार, कि अ उपसर्ग है, ना आपका शब्द है। अ उपसर्ग है, था आपका मूल शब्द है। अगर हमें ना समझ में आ गया है और था समझ में आ जा रहा है, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ अ उपसर्ग है और यहाँ पर भी अ उपसर्ग है। जो ये नाथ है ये मूल शब्द है और था है मूल शब्द। अब देखिए नाथ मीन्स होता है स्वामी प्रभु, लेकिन उसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया अनाथ, जिसका कोई भी स्वामी न हो। था मीन्स किसी चीज का अंदाजा, लेकिन उसमें अगर अ जोड़ दिया तो हो गया था, तो अथा में जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इस तरह से ये उपसर्ग लग करके इसने अपना मूल शब्द, इसका जो अर्थ है ना वो बदल दिया है। इसी तरह आप देखिए अधि प्लस कार, अधि प्लस पति, यहाँ पे कार मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है, पति मूल शब्द है और अधि उपसर्ग है। आगे अपमान, अप मूल शब्द है, उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। यहाँ पे व्यय मूल शब्द है और अब उपसर्ग है। अब व्यय मीन्स होता है खर्च करना, अप मीन्स जब उसके आगे अप जुड़ गया तो क्या होगा, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करना, बिना वजह खर्च करना। मान का है सम्मान होना, लेकिन अब जोड़ दिया गया है तो मीन्स बेइज्जती होना, अपमान होना। इस तरह से ये सारे शब्दों का अर्थ बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जला, अध जला, पका, अध पका, मार्ग मूल शब्द है, संगत मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे जो कु दिया है ये इसके उपसर्ग है। मार्ग मीन्स कोई रास्ता और कु जुड़ गया, कु मार्ग मीन्स कोई गलत रास्ता। जैसे संगत मीन्स असंगति, अच्छी संगति, लेकिन कु जुड़ गया तो कुसंगति मीन्स कोई गलत संगति। इसलिए है दु प्लस भला, दु प्लस काल, तो दु उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। इसी तरह भला जो है ना, कोई चीज की भला लग गई है और दुबला जोड़ दिया है तो मीन्स दुबला पतला कमजोर व्यक्ति। आगे है लायक मूल शब्द है, समझ मूल शब्द है, लेकिन इनमें जो ना जुड़ा हुआ है वो है इनका आपका उपसर्ग है। लायक मीन्स कोई योग्य व्यक्ति, अगर ना जोड़ दिया नालायक मीन्स एक बेकार अयोग्य व्यक्ति। समझ जिसमें अच्छी समझ है, लेकिन ना समझ जिसमें कोई समझ नहीं है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे मूल शब्द है आपका किस्मत, यहाँ पे चलन आपका है मूल शब्द है, लेकिन बद अगर जोड़ देंगे तो बद किस्मत मीन्स बेकार किस्मत, मतलब हमारी बदकिस्मती है। आगे बद चलन है तो ये बद चलन मीन्स उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। इस तरह ये मूल शब्दों में जो ये लग करके उपसर्ग का अर्थ बदल रहे हैं उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे खुश है उपसर्ग, किस्मत मूल शब्द है, खुश उपसर्ग है, हाल मूल शब्द है, ला उपसर्ग है, इलाज मूल शब्द है, ला उपसर्ग है, जवाब मूल शब्द है। आगे देखिए हम, सफर, राज और हम। इस तरह से यहाँ बताया गया है। खुश यहाँ पे देखिए ला इलाज, ला अगर को अलग कर दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं, और ला इलाज मीन्स इसका कोई इलाज नहीं। लाजवाब जवाब है तो कोई आंसर है, लेकिन लाजवाब है तो उसका कोई भी जवाब नहीं, मतलब सबसे अच्छा है। हम सफर मीन्स हमारे साथ रहने वाला, हम राज
मीन्स हमारी बातों को जानने वाला। जैसे आपके दोस्त होते हैं वो छोटी छोटी बातों के आपके हमराज होते हैं। इस तरह से ये सारे शब्द आपको बताए गए। अब तो हमने आपको दिखाया यहाँ पे नीर है, दूर है, सम है और प्र है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि कभी भी उपसर्ग में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी जैसे ये संधि में उपसर्ग आता है ना, इस तरह से ये विसर्ग आता है ना, इसमें कभी इसका प्रयोग नहीं होता है। ये संधि और उपसर्ग दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो ये संधि का रूप है, लेकिन अगर इस तरह से दिया है तो निर्मल, तो ये नी अलग किया जाएगा और मल अलग किया जाएगा। कभी भी ये ध्यान देंगे, आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि कभी भी उपसर्गों में विसर्ग का उपयोग नहीं किया जाता है। संधि और उपसर्ग अलग अलग होते हैं। जैसे दू दिया है तो कभी ऐसा दू नहीं होगा, दुर होगा, ये यहाँ पे दुर होगा। तो यहाँ पे दुर प्लस जल। जैसे यहाँ दिया आपने निर प्लस मल, तो यहाँ पे म आएगा तो निर्मल आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि नि प्लस मन नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि नि प्लस मन, ऐसा नहीं लिखेंगे। समझाया ना हमने? तो कैसा लिखेंगे? निर प्लस मन, ऐसा लिखेंगे, निर प्लस मन, तो ये हो जाएगा आपका निर्मल। इसी तरह लिखेंगे दुर प्लस जल, तो ये हो जाएगा आपका दुर्जल। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि दू प्लस जल, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है। तो दुर्जल, दुर्गम। सम का बताया कि सम जो है ना, यहाँ पे जो है ना ये हलंत दिया है, इसके मीन्स ये आधे शब्द है सब। जब भी कभी म होगा तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि स प्लस ममान, ऐसा नहीं है, यहाँ पे म अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम प्लस मान। इस तरह से हो जाएगा सम प्लस मान। ये इस तरह से हमने आपको समझाया, तो ध्यान से समझिए। सम प्लस पूर्ण, तो ये जो सम है ना, यहाँ पे सम दिया ना, तो इसको यहाँ पे ऐसा अलग करेंगे, सम ऐसा अलग करेंगे और फिर लिखेंगे पूर्ण। इसी तरह प्र प्लस गति, प्रगति, प्रवाह, प्र से बनेंगे। ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि प्र अलग हो जाएगा, गति अलग हो जाएगा, प्र अलग हो जाएगा और वाह अलग हो जाएगा। इस तरह से जो उपसर्ग होते हैं ना, वो हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, आदि में लगते हैं, कभी भी शब्द के बाद वो नहीं लगते हैं। तो जो पहले शब्द लगते हैं, लग करके उन मूल शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इस तरह से आप ध्यान से इसको समझेंगे। हमने आज आपको समझाया कि हिंदी के 3 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के संस्कृत और हिंदी और उर्दू।